Hello students, welcome to this second last lecture of the chapter electromagnetic induction। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक है और वो मैग्नेटिज्म का एक ऐसा फील्ड है जिसका टेक्नोलॉजी में बहुत एप्लीकेशन किया गया है और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो वो है एसी जनरेटर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं एसी जनरेटर। ये बोर्ड पर देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। एक एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है वो समझाने के लिए। बच्चों एसी जनरेटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ यूगोस्लाविया नाम की जो कंट्री है वहाँ का इन्वेंटर था जिसका नाम था निकोला टेस्ला। बहुत फेमस नाम है, सभी लोग जानते हैं निकोला टेस्ला को। आजकल तो टेस्ला की कार भी बहुत फेमस होने लग गई है, उसी के नाम से ये कार का नाम टेस्ला कार रखा गया है। तो निकोला टेस्ला जो है उसने सबसे पहली बार इस मशीन का इन्वेंशन किया था। AC जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर इज दैट द फ्लक्स ऑफ अ कॉइल थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड by changing its effective area in the magnetic field। What does that mean? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A, जिसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B and A। थीटा इज द एंगल बिटवीन B and A। नाउ स्टूडेंट्स यू सी, इफ आई वांट टू चेंज फ्लक्स देन I have to change B or I have to change A or I can change theta। Theta is the angle between B and A। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये सारी जो पेन्स है, ये मैंने बहुत सारी पेन्स मेरे हाथ में पकड़ी है, तो ये सारी की सारी पेन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने एक ऐसे लूप पकड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप को परपेंडिकुलर है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है, लूप का जो एरिया है उस एरिया का वेक्टर हम ऐसे ले सकते हैं, लूप का जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। अभी ये जो एरिया है उसका इफेक्टिव एरिया हम ऐसे ले सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और हमारा लूप ऐसे चेंज हो जाता है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल बनता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये पेन जो है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं कलर चेंज कर दूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये लूप के एरिया का डायरेक्शन है। तो ये एरिया वेक्टर है और ये फील्ड का डायरेक्शन है। तो फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं ये लूप को घुमाता हूँ, इस लूप को मैं गोल घुमाता हूँ तो लूप के साथ साथ एरिया वेक्टर भी चेंज होता है, और जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो एंगल थीटा भी चेंज होता है और एंगल थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। इन शॉर्ट आप इतना समझो कि अगर ये मेरा कोई लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये लूप को मैं ऐसे फील्ड के अंदर गोल घुमाता हूँ तो लूप के अंदर EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होने की वजह से उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, ये याद रखो आप। तो द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स इफेक्टिव एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी AC जनरेटर का प्रिंसिपल है, वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है। चलो बच्चों AC जनरेटर का डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बोर्ड पर जो डायग्राम ड्रॉ किया है उस डायग्राम को देखो, जरा डायग्राम को समझने की कोशिश करो। हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग
मैग्नेट्स है और इन मैग्नेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। उस फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को रखा हुआ है। कॉइल एक रोटर शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया गया है, यानी ऐसा कोई रॉड होता है, ये जो रॉड है उसको रोटर शाफ्ट बोलते हैं, उसके ऊपर हमने कॉइल को फिक्स किया हुआ है। ये हमारा कॉइल है और ये कॉइल गोल घूमेगा, यानी कि अगर ये मेरा कॉइल है तो एक ऐसा रॉड है जिसके ऊपर इस कॉइल को मैंने फिक्स कर दिया है। तो जब ये रॉड गोल घूमेगा तो उसके साथ साथ हमारा कॉइल भी गोल घूमेगा। तो ये जो शाफ्ट है वो रोटर शाफ्ट है, और जब हमारा कॉइल ऐसे गोल घूमता है तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमारे कॉइल का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, कॉइल के दो एंड्स जो है, ये फिर से वायर को देख लो, तो ये उसके दो एंड्स जो है, ये कॉइल के दोनों एंड्स जो है दो रिंग्स के साथ अटैच्ड है। ये रिंग्स को हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, और वो रिंग्स दो कार्बन ब्रशेस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जब कॉइल गोल घूमती है तो उसके दोनों एंड्स जो है वो रिंग्स के साथ घिसते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं। तो रिंग में जो ये कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट ये स्लिप रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। स्लिप रिंग्स में से कार्बन ब्रशेस में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से वायर से वो AC मेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये कॉइल को हम रोटेट करवाते हैं। अब जब कॉइल रोटेट होता है तो होता क्या है, तो जैसे हमने अभी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के रोटेट होने से उसका जो इफेक्टिव एंगल होता है वो एंगल चेंज होता है। देखो बच्चों, अगर कॉइल का रोटेशन का एंगुलर स्पीड of rotation of coil is given as ओमेगा। जो कॉइल है उसका रोटेशन का एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा कॉइल है, तो कॉइल जो है इस एक्सिस पर गोल घूमता है, रोटेट करता है, तो उसका जो एंगल चेंज होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और मान लो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये जो एंगल चेंज होता है वो एंगल का चेंज टी टाइम में, इन टाइम टी एंगल चेंजेस बाय थीटा। बी और ए, ये ए जो है एरिया वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स है। और क्योंकि कॉइल घूम रहा है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का एंगल चेंज होता है, और टी टाइम में ये एंगल थीटा जितना चेंज होता है। तो आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी, वेयर व्हेन टी इज इक्वल टू 0, थीटा भी हम 0 ले लेंगे, यानी स्टार्टिंग टाइम पर हमने एंगल को 0 लिया है। तो स्टार्टिंग टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा एरिया वेक्टर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो मैंने लूप को ऐसे पकड़ा है, तो लूप का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ए और ये फील्ड का डायरेक्शन है बी। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है और मैंने लूप को ऐसे पकड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे मेरा लूप घूमता जाएगा तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और अगर हमारे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो हम लिख सकते हैं n बी ए कॉस थीटा। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो आई कैन राइट, मैंने गलती से इधर थीटा लिखा है, फ्लक्स हम फाई लिखते हैं, तो फाई बी इज इक्वल टू n
बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। दैट इज वैल्यू ऑफ फाई बी। अभी जब कॉइल फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तब हमको ईएमएफ मिलेगा। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद करो बच्चों। बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ईएमएफ इज इक्वल टू, इसमें एन बी दोनों कांस्टेंट है, ए कॉस ओमेगा टी, ए को भी कांस्टेंट ले लेते हैं तो माइनस एन बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आप जानते हो कि कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है साइन ओमेगा टी। सो माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय, हमें फिर से ओमेगा टी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा करेंगे। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ। नाउ इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू एज एप्सिलॉन नॉट, then I can write epsilon is equal to epsilon naught sin omega t। ये इक्वेशन जो मिला है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, वो पूरा का पूरा इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको अच्छे से समझो आप। देखो साइन ओमेगा टी जो है ना, साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। The value of sin omega t changes from -1 to +1. Maximum value is either +1 or -1, extremes. -1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज होगा तब, और +1 कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा तब। और थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, आप जानते हो। तो ओमेगा टी की वैल्यू 270 होगी तो -1, ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी तो +1। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। यानी एप्सिलॉन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो या तो प्लस या तो माइनस एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर साइन ओमेगा टी को -1 लिया तो ये माइनस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अगर +1 लिया तो ये प्लस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है प्लस एप्सिलॉन नॉट और माइनस एप्सिलॉन नॉट। और याद रखो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है एन बी ए ओमेगा। तो अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड, देन मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इज एन बी ए साइन ओमेगा टी। और ये वाला जो इक्वेशन है पूरा, याद रखो बच्चों, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मीन्स व्हाट? मैंने आपको कोई टाइम दे दिया कि बताओ 3 सेकेंड पर ईएमएफ कितना होगा, तो आप इसमें टी की वैल्यू 3 डाल दो और सॉल्व कर दो। 5 सेकेंड्स पर ईएमएफ कितना होगा, तो आप इसमें टी की वैल्यू 5 डाल दो और सॉल्व कर दो। ओमेगा का क्या करने का, तो ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अभी हमारा कॉइल जो रोटेट करता है, ये जब रोटेट करता है तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करता है उसको आप क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी बोलोगे। एंड फ्रीक्वेंसी यू नो इज डिनोटेड बाय न्यू। तो ये न्यू अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम ओमेगा को क्या कहते हैं? ओमेगा विल बी कंसिडर्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। देन द फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन बिकम्स एप्सिलॉन, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ये हमारा कॉइल जो है 1 सेकेंड में कितना रोटेशन करता है उसको डिनोट करता है। और दूसरी बात देखो, ये कॉइल के रोटेशन करने की वजह से कभी हमारा ईएमएफ पॉजिटिव होता है, कभी हमारा ईएमएफ नेगेटिव होता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि करंट कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता है। कभी करंट एक डायरेक्शन में जाता है तो कभी करंट दूसरे डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि करंट कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता रहता है, हम उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट कंटिन्यूसली बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है तो हम उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर करंट 1 सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो करंट की फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। अगर करंट 1 सेकेंड में 60 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हो गई 60 हर्ट्ज।
बच्चों, हमारे इंडिया में आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। अलग अलग कंट्रीज़ में ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने अलग अलग तरीके से सेट किया होता है। यूएसए में ये वैल्यू है 60 हर्ट्ज़, इंडिया में 50 हर्ट्ज़, यूएसए में 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो ये था हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। देखो, मैं फिर से ज़रा डायग्राम बोर्ड पर ड्रॉ करना चाहूँगा। रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और इस फील्ड के अंदर मैंने मेरे कॉइल को ऐसे रखा है। कॉइल का एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, ओमेगा टी थीटा, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 0। थीटा क्या है बच्चों, बी और ए के बीच का एंगल है। तो साइन थीटा हो गया 0। याद रखो, हमारा एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखो, ये ओमेगा टी को आप एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होती है। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग फेज में, तो ये वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ एक बात और आपको याद रखना है कि अगर मेरा ये लूप है और ये स्टार्टिंग पोजीशन में है और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ये वाइट पेन मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा इंडिकेट करेगा बच्चों, याद रखना। और ये रेड पेन जो है वो इस लूप का एरिया को इंडिकेट करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है। और फिर हमारा लूप जब घूमने की शुरुआत करता है तो लूप के घूमने के साथ साथ ये एंगल भी घूमता रहता है और एंगल ऐसे घूमकर पूरा 90 डिग्रीज घूमकर 360 डिग्रीज घूमकर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो लूप जब पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो यानी कि 360 डिग्रीज घूमेगा, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको जो टोटल टाइम लगता है, टाइम पीरियड, उसको मैं लिखूंगा t। तो हमारा स्टार्टिंग टाइम जो है t = 0 पर हमको मिलता है EMF 0। अगर मैं उसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो मेरे t = 0 पर मुझे EMF मिला 0। अब क्या होगा, जो लूप है ना, ये लूप रोटेट होगा और रोटेट होकर बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया। तो EMF अपना जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा हो गया। और याद रखो कि मेरा B तो हमेशा ऐसा ही है, B का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या हो गया बच्चों, लूप जब घूमकर ऐसे आ गया तो एरिया वेक्टर हो गया 90 डिग्रीज। अब एरिया वेक्टर जब 90 डिग्रीज हो गया तो B और A के बीच का एंगल हो गया थीटा = 90 डिग्रीज। तो हमारा एप्सिलॉन जो है वो, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट साइन 90, यानी कि प्लस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे एप्सिलॉन नॉट की। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इज व्हाट माय EMF इज। और ये जो टाइम है बच्चों, ये टाइम है T/4। एक पूरा राउंड घूमने के लिए जितना टाइम लगता है उसके 1/4 टाइम में मुझे EMF मैक्सिमम मिल जाएगा। अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है और मेरा एरिया वेक्टर ऐसे था। अब ये जो लूप है हमारा वो घूमकर ऐसे हो गया तो हमारा एरिया वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज हो गया। समझ में आ रहा है आपको? पहले लूप ऐसा था, पूरा घूमकर ऐसे हो गया, तो हमारा ये जो एरिया वेक्टर था वो भी ऐसे था, पूरा घूमकर ऐसे हो गया। तो B और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्रीज। तो ये है हमारा थर्ड केस। दिस वॉज आवर फर्स्ट केस। सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, थीटा = 180 डिग्रीज। सो हमारा एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन 180 डिग्रीज, दैट इज 0। तो फिर से यहां पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0 और ये टाइम है T/2। फिर फोर्थ सिचुएशन हम लेते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ सिचुएशन में क्या होता है, याद करो
ये स्टार्टिंग सिचुएशन था t इज इक्वल टू 0, फिर t/4 पे इधर आ गया, t/2 पे इधर आ गया, फिर वापस 3t/4 पे उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ से घूमकर ऊपर गया, ऊपर से ऐसा उल्टा हो गया, उल्टा फिर ऐसे हो गया नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया? इधर से पूरा ऐसे घूमकर ऐसे नीचे तक आया तो एंगल हो गया 270 डिग्रीज। सो नेक्स्ट केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज, तो एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन 270 होता है -1, तो मुझे मिलेगा माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट सिचुएशन में y एक्सिस पर अगर मैं यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन नॉट लेता हूँ तो समवेयर हियर वी विल हैव माइनस एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर EMF। एंड फाइनली फिर से याद करो, हमने लूप यहाँ से घुमाना शुरू किया था, इधर से ऐसे आया 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, और फिर अब हमारा लूप एक कंप्लीट चक्कर लगाकर फिर से 360 डिग्रीज पर आ गया और एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टाइम पीरियड था t/2, इसमें टाइम पीरियड था t/4, इधर पे टाइम पीरियड था t इज इक्वल टू 0, t/4, t/2, फिर इधर पे टाइम पीरियड था 3t/4, और फाइनली थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज पर। देखो हम 90 बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से हमने 90 डिग्रीज ऐड किया, फिर 180 किया, फिर प्लस 90 यानी 270 किया, फिर प्लस 90 यानी 360 डिग्रीज पर हमको फिर से एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट साइन 360, एंड साइन 360 इज 1, सो वी विल गेट बैक वंस अगेन एप्सिलॉन साइन 360 is 0, so we will get back once again 0. So we come back to this point, and at this point the time period is t. Now if I draw the graph, I get a graph like this. This is the graph of sin theta. So this curve is called as sinusoidal curve. So students, that was all about alternating current, and with that we finish the theory of this chapter, electromagnetic induction. With electromagnetic induction we finish alternating current. See you soon in the next video with remaining examples 6.8 to 6.9, 10 and 11. पीछे के 3 एग्जाम्पल्स पेंडिंग है, वो सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। See you in the next video.